मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं सौदा आपका। सबसे पहले कमोडिटी बाजार पर नजर। पिछले हफ्ते की तेजी के बाद सोना फिर से दबाव में आ गया है। कॉमेक्स पर ये $1200 के नीचे है। वहीं चांदी में भी सुस्ती दिख रही है। ग्रीस को लेकर हो रहे डेवलपमेंट पर बाजार की नजर रहने वाली है। आज ग्रीस के प्रधानमंत्री ने एक नया रिवाइवल प्लान दिया है। वैसे कच्चे तेल में भी गिरावट आई है। मांग में कमी के अनुमान से कीमतों पर दबाव है। नाइमेक्स पर क्रूड $60 और ब्रेंट $63 के भी नीचे आ गया है। गौर करने वाली बात है कि डॉलर में गिरावट देखने को मिल रही है। इसके बावजूद पूरा कमोडिटी बाजार सुस्त है। हालांकि इससे रुपए को मजबूत होने में मदद मिल रही है। $1 की कीमत ₹63.5 के स्तर पर आ गई है। और पश्चिम और मध्य भारत के साथ पूरे दक्षिण भारत में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। इस सीजन में अब तक सामान्य से 16% ज्यादा बारिश हुई है, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे में कोंकण और गोवा में जहां सामान्य से 225% ज्यादा बारिश दर्ज हुई है, वहीं विदर्भ में सामान्य से 425% ज्यादा बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में पश्चिम और मध्य भारत में अच्छी बारिश का अनुमान है। ऐसे में देखते हैं कि आज कमोडिटी बाजार की शुरुआत किन लेवल्स पर होती है। कमोडिटी बाजार खुलने वाले हैं। हालांकि हमने एक बहुत ही मेलो मूड कमोडिटी बाजारों में देखा है। क्रूड को लेकर अमेरिका की चिंता बढ़ी हुई है। इन सब खबरों पर रहेगी नजर। लेकिन कमोडिटी बाजार खुल गए। एक नजर किस लेवल पर खुल रहे हैं कमोडिटी बाजार। सबसे पहले क्रूड, इसका भाव 3821 के साथ ये ओपन हो रहा है। एमसीएक्स पर ये है क्रूड का भाव। वहीं गोल्ड में हम एक नरमी देख रहे हैं। 27,030 के स्तर पर गोल्ड ओपनिंग दे रहा है। सिल्वर भी इसमें भी हम देख रहे हैं कि कमजोरी बनी हुई है, 36,000 के आसपास। नेचुरल गैस ₹175 के पर खुल रहा है। इसमें हम गिरावट देख रहे हैं, करीब 2.5% की गिरावट। कुछ मेटल इंडेक्सेस ₹361.25 कॉपर की ओपनिंग है। वहीं निकल ₹806 पर ओपन हो रहा है। 3 अंकों की बढ़त इसमें देखने को मिल रही है। एल्यूमिनियम का भाव खुलने का है ₹106। साथ ही लेड ₹113 पर है और जिंक ₹130 की ओपनिंग के साथ हरे निशान के साथ जिंक खुलते हुए नजर आ रहा है। सोयाबीन 3,515 के साथ खुल रहा है। अभी हरे निशान पर सोयाबीन हमें देखने को मिल रहा है। मस्टर्ड सीड में भी तेजी दिख रही है। 4,077 के भाव पर मस्टर्ड सीड की ओपनिंग आ रही है। चना ₹4,290 के साथ करीब 1.25% की बढ़त। वीट 1,475 पर ओपन हो रहा है। शुगर 2,138 के पर ओपन हो रहा है। ये भी अभी हरे निशान पर नजर आ रहा है शुगर हमें। वहीं कोरिएंडर 11,900 के साथ खुल रहा है। इसमें हमें हल्की सी मंदी नजर आ रही है कोरिएंडर में। जीरे की बात करें तो 15,930 के साथ। कॉटन 15,770 के साथ खुल रहा है। और साथ ही अब हमारे साथ हैं IIFL के हितेश जैन। गुड मॉर्निंग हितेश। नेचुरल गैस और क्रूड दोनों में आज आपकी क्या सलाह होगी? दबाव में दिख रहे हैं ये दोनों ही? देखिए, क्रूड एनर्जी की बात करें तो हम देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल और नेचुरल पर्टिकुलरली थोड़ा बहुत स्पाइक करते हैं पर हायर लेवल पे सस्टेन नहीं करते। देखिए, ऑयल में तो हमें मालूम है, इनफैक्ट वेल नोन फैक्ट है कि मार्केट वेल सप्लाइड है। रिगार्डलेस कितने भी इश्यूज मिडिल ईस्ट में आए, हायर लेवल पे हमेशा सेलिंग रीसरफेस करती है अकॉर्डिंगली। यूएस में ऑयल आउटपुट में मॉडरेशन थोड़ा बहुत हुआ, बट ओपेक साइड से ऑयल सप्लाई कंटिन्यूसली मेंटेन है। इनफैक्ट वो प्रोडक्शन कोटा है उनकी कंसिस्टेंटली अबव प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आई थिंक एक रेंज में कन्फाइंड है, बट सेल ऑन रैलीज पे स्ट्रेटेजी हमेशा अप्लाई होगी। नेचुरल गैस पर्टिकुलरली देखिए एक स्पेकुलेटिव कमोडिटी है। डिमांड साइड से अभी भी कोई इम्पेटस नहीं है, तो वेदर कोई एक्सट्रीम साइड पे नहीं है यूएस में। सप्लाई लेवल की बात करें तो करंट इन्वेंट्री लेवल कुछ 40-50% अब हायर है ऑन YOY बेसिस। आई थिंक आज भी इंटरनेशनल मार्केट में सेलिंग दिख रही है और मुझे लगता है घरेलू बाजार में भी यहाँ से 8 से 9 रुपए की फॉल आ सकती है। और ग्रीस को लेकर कुछ नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। ग्रीस के प्रधानमंत्री ने एक नया रिवाइवल प्लान क्रेडिटर्स को दिया है। इसके बाद हम आपको क्या लगता है सोने पर क्या रणनीति अपनानी चाहिए?
देखिए, अगर ग्रीस के इश्यू से बात करें तो आई थिंक मार्केट पार्टिसिपेंट्स विल प्रेफर टू रिमेन साइड लाइन्स, क्योंकि अभी तक मालूम नहीं, बहुत सारी अनसर्टेनिटी है। बट आई थिंक ग्रीस से अभी तक दे आर नॉट रेडी टू बेंड एज फार एज नेगोशिएशंस आर कंसर्न। यूरोपियन ऑफिस तो क्लियरली चाहिए कि आप वेज हाइक नहीं करिए, इनफैक्ट वेज कट कीजिए, जॉब्स कट कीजिए, बट ग्रीस के साइड से ये इतने फ्लेक्सिबल नहीं दिख रहे। तो एक डेडलॉक क्लियरली दिख रहा है, और ये डेडलॉक अगर और एग्रेवेट होता है तो डेफिनेटली गोल्ड में तेजी आ सकती है, यहाँ से एटलीस्ट $20 से $30 का अपसाइड पे। जून 30 का डेडलाइन है, अब देखते प्रोग्रेस कैसा होता है। बट आई थिंक 2-3 दिन के लिए मुझे लगता है जो ट्रेडिंग कंडीशन है क्वाइट ही रहने वाले हैं, क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट साइडलाइंस पे रहेंगे और जो न्यूज फ्लो है उस पर बहुत ध्यान रखेंगे। अगर कुछ ऐसा आता है जहाँ इंडिकेशन दिखाता है कि ये डेडलॉक एग्रेवेट होने वाला है, तो आई थिंक गोल्ड में एटलीस्ट $20 से $30 की तेजी आ सकती है करंट लेवल से। ऑलराइट, तो ग्रीस के डेवलपमेंट पे रहेगी नजर, लेकिन कॉपर आज हमें काफी कमजोर नजर आ रहा है, काफी नीचे आ चुका है। इसमें आज क्या करने की सलाह देंगे आप? देखिए, बेस मेटल्स में तो ये हाल है कि चाइना में जो आंकड़े आ रहे हैं, चाइना से इंडिकेशन आ रहे हैं, वो बिल्कुल ही हेल्दी नहीं है। क्लियरली बता रहा है कि जो स्लो डाउन है वो एग्रेवेट होने वाला है, और उसका क्लियर कट रिलेशन है चाइनीज इकोनॉमिक लैंडस्केप और बेस मेटल प्राइसेस के ऊपर। आई थिंक जो डाउनसाइड हमने देखा है और एक्सटेंड हो सकता है कॉपर में पर्टिकुलरली, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड वी मूव टुवर्ड्स 350-348 लेवल्स। सो करंट लेवल पे भी सेल की रणनीति ही बननी चाहिए। और रुपए में हल्की रिकवरी देखने को मिल रही है, इसका आउटलुक आप कैसा देख रहे हैं सर? देखिए, जो लास्ट वीक में जो फेड की डविश पॉलिसी थी, पॉलिसी स्टेटमेंट जहां उन्होंने जो ग्रोथ फॉरकास्ट पे डाउनग्रेड किया है, तो वहां से कहा इंडिकेशन आया कि प्रोबेबली हो सकता है कि फेड सितंबर में भी हाइक ना करे, प्रोबेबली क्योंकि 4 पॉलिसी मीटिंग से हो सकता है कि डिले करें। 25 बेसिस पॉइंट एक बात करें टू एन एक्सटेंड मार्केट में ऑलरेडी प्राइस इन कर चुका है, पर ये जो डविश पॉलिसी है उसने जिसको फेड को डॉलर को वीकन कर चुका, टू एन एक्सटेंड इमर्जिंग मार्केट करेंसी को थोड़ा सपोर्ट दिया। आई थिंक थोड़ा कंसर्न दैट ओवरऑल स्टेबिलिटी इक्विटी मार्केट्स में भी है इंडिया में। मुझे लगता है कि रुपी में थोड़ा बहुत एप्रिसिएशन वी कांट रूल आउट, तो हो सकता है कि वी कैन गो बैक टू आई थिंक 63, 20, 30 लेवल्स। शुक्रिया हितेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। जानकारों को एग्री कमोडिटी में भी कमाई के मौके दिख रहे हैं। एंजल कमोडिटीज के मुताबिक एनसीडेक्स पर सोया तेल अगस्त वायदा में 586 रुपए पर बिकवाली करे, नीचे के भाव में 577 रुपए तक ये गिर सकता है। इस सौदे में आपको 590 रुपए के स्तर पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। दूसरी कमोडिटी जीरा है, इसके जुलाई वायदा में 16,090 रुपए पर बेचने की सलाह दी जा रही है, नीचे में भाव 15,650 रुपए तक गिर सकता है। इस सौदे में आपको 16,290 रुपए के स्तर पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। मॉनसून जोर पकड़ने की वजह से एग्री कमोडिटी में दबाव बढ़ सकता है। और फिलहाल एक वक्त हो गया है ब्रेक का, आगे देखेंगे इंडियन ट्रेड लीग का अपडेट। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सौदा आपका, और इस सोमवार की शुरुआत बाजारों में ने हरे निशान के साथ की है। एक्सपायरी का हफ्ता है और बाजार को हम देख रहे हैं अपने ऊपरी लेवल को मेंटेन रखने में की कोशिश कर रहे हैं। सेंसेक्स में हमने करीब 228 अंकों की बढ़त देखी है, जबरदस्त ओपनिंग के साथ खुले हैं आज सेंसेक्स और निफ्टी। वहीं निफ्टी 8,296 पर है, 72 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी हम आज बढ़त के साथ ही कारोबार देख रहे हैं। वहीं बैंक निफ्टी में करीब 296 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। इसलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर अगर एक बार नजर डालें तो जाहिर तौर पर ये एडवांसेस की तरफ है, यानी 924 शेयर हैं जो बढ़ रहे हैं, तो 327 शेयर हैं जो गिरने वाले हैं। और बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी से बाजारों को अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। जो शेयर बढ़ने वाले हैं वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, येस बैंक, कोल इंडिया, कोटक, इन सब में हम मजबूती के साथ कारोबार देख रहे हैं। जाहिर तौर पर बैंक निफ्टी में जो मजबूती है, इसीलिए बैंक से जुड़े जितने भी स्टॉक्स हैं वो बाजार को ऊपर ले जाने में मदद कर रहे हैं। गिरने वाले शेयरों में विप्रो, भारती एयरटेल, ओएनजीसी और आइडिया सेल्युलर शामिल हैं। चलिए, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट राकेश बंसल। राकेश जी, गुड मॉर्निंग। निफ्टी में आप किस तरह का आज ट्रेड देख रहे हैं? इंट्राडे के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे सर? गुड मॉर्निंग प्रियंका। मार्केट्स का रुझान क्लियरली पॉजिटिव है। अगर हम देखें
80-200 के ऊपर निफ्टी ने एक मेजर ब्रेकआउट लिया है। क्लियरली बाय ऑन डिक्लाइन का मार्केट है। 8300 एज ऑफ नाउ एक माइनर रेजिस्टेंस है। देखना यह है कि सिंगल गो में जो ऑनगोइंग मोमेंटम ऊपर की तरफ चल रहा है उसमें टूटता है या हल्की करेक्शन के बाद टूटता है, ये एक क्वेश्चन है। बट अदरवाइज रुझान क्लियरली पॉजिटिव है। जिस तरीके से निफ्टी का ट्रेंड है मुझे लगता है 8400, 8450 शॉर्ट टर्म में पॉसिबल है। क्लियरली बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपना के चलना चाहिए। जिन ट्रेडर्स ने अभी तक का जो अपमूव है मिस करा है, नहीं राइड कर पाए, मेरा ऐसा मानना है उनको बैंक निफ्टी या बैंकिंग स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि इधर एक नया ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और अब ऐसा लग रहा है कि जो एक्सपायरी तक का मूव है शायद वो अपमूव बैंकिंग स्टॉक्स लीड करे। बिल्कुल। और आज हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी में अभी तक 298 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। निफ्टी में भी जो स्टॉक्स सबसे ज्यादा चल रहे हैं उसमें बैंक के ही स्टॉक शामिल है। बैंक ऑफ बड़ौदा में तेजी देखने को मिल रही है। एक्सिस बैंक, येस बैंक, कोटक बैंक, HDFC, ICICI बैंक सभी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। CNBC आवाज हमेशा आपको निवेश करने के लिए उत्साहित करता है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि पैसा हाथ का मैल नहीं, आपके चेहरे की रौनक है। फाइनेंशियल लिटरेसी की हमारी मुहिम में हम लोगों को फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी मुहिम को आगे बढ़ा रहा है इंडियन ट्रेडिंग लीग। अपडेट के लिए सीधे चलते हैं सीनियर एडिटर नीरज वाजपेयी के पास। जी हाँ, बेहद शानदार रहा इंडियन ट्रेडिंग लीग के लिए पिछला हफ्ता और बहुत ही अच्छे रिटर्न्स के साथ इसमें सारे जो ट्रेडर्स हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो लगे हुए। एक नजर डाल लेते हैं कि किस तरीके का परफॉर्मेंस हमारे जो ट्रेडिंग लीग के उन्होंने दिखाया है। तो अगर आप देखिए जो ट्रेडर्स थे उसमें महेश जगनानी ने 70% का रिटर्न कमाया है, जो कि बहुत ही शानदार कहा जाएगा। मार्केट को एक तरीके से जबरदस्त तरीके से आउट परफॉर्म किया है। वहीं जो है रमेश पटेल ने भी 52% के रिटर्न कमाए हैं और मोहित जहाने ने भी 45% के रिटर्न के साथ मार्केट को जोरदार तरीके से आउट परफॉर्म किया। लेकिन अगर महिलाओं वाले सेगमेंट में देखें, जो विमेन वाला है, या चलिए पहले कमोडिटी देख लेते हैं। उसमें आंचल मुनत जो पिछले हफ्ते से लगातार लीड बनाए हुए थी, 34% तक की उन्होंने कमाई करी है, जो डेफिनेटली कमेंडेबल कहा जाए, क्योंकि कमोडिटी में थोड़ा सा स्लो ट्रेड होता है, बहुत ज्यादा मूव्स नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद 34% की कमाई काफी शानदार मानी जाएगी इस पूरे लीग में। जो और खासतौर पे एक जिस तरीके से ट्रेड इन्होंने करके दिखाया वो बहुत ही शानदार इसमें कहा जाएगा। लेकिन जो विमेन वाली कैटेगरी है, अगर हम उस पर एक बार नजर डालें, जहां की बहुत बढ़िया ट्रेडिंग देखने को मिली है। सीमा जैन लास्ट वीक पूरे हफ्ते में इन्होंने लगातार लीड बनाए रखी थी और 33% के रिटर्न इन्होंने कमा के दिखाए हैं। यहां भी आप देखेंगे मार्केट को जोरदार तरीके से आउट परफॉर्म किया है इन्होंने। तो कुल मिला के जो हमारे इस पूरे तीनों सेगमेंट के ट्रेडर्स हैं वो बेहद शानदार तरीके से इसमें आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जो महेश जगनानी है, जिन्होंने बेहद शानदार कमाई है, 165% का रिटर्न पूरे हफ्ते के दौरान इन्होंने कमाया, उनसे बातचीत करते हैं। महेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अहमदाबाद से। महेश जी, बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। सबसे पहले तो बहुत बधाई आपको कि एक बेहद शानदार रिटर्न आपने कमा के दिखाया है। हमें बताइए कैसे किया आपने ये कमाल और क्या स्ट्रेटजी रखी थी? सर, मैं पहले भी एक बार 3rd पोजीशन पर आकर के और वापस स्लिप कर गया था जी। और जब मैंने औरों ट्रेडर्स को देखा कि वो रिटर्न कमा रहे हैं मोर देन 100%, तो मुझे लगा कि मेरे को अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। तो मैंने शिफ्ट किया फ्यूचर से ऑप्शंस की तरफ और मैं कॉन्फिडेंट, और मैंने निफ्टी को लॉन्ग किया व्हेन निफ्टी वाज एट 7950। मुझे पूरा विश्वास था कि निफ्टी की जो एक्सपायरी होगी वो करीब 8300 के आसपास होगी। तो मैंने 5 दिन कॉल को प्लस करके चला और 5 दिन उसने पॉजिटिव रिटर्न दिए और इसी वजह से मैं जो पीछे दौड़ रहा था वो आ गया। तो महेश जी, थोड़ा सा ये हमें बताइए कि क्या आप मतलब कंटिन्यूअस उस ट्रेड में बने रहते थे या एक बार कॉल ले लिया फिर आप उसको दिन के अंत में या कहीं एक आध बार देख लिया, या कंटिन्यूअस स्क्रीन को ही आप वॉच करते थे? क्योंकि इतना बड़ा रिटर्न और वो भी कॉल लेकर के कमाना बड़ी बात थी। सर, मैं कैरी ओवर करके चलता था पोजीशन। ओके। और कैरी ओवर करने के बाद जहां प्रॉफिट दिखा वहां पे उसको बुक कर लिया और अगर नीचे मेरे को अगेन लेने की अपॉर्चुनिटी नई पोजीशन क्रिएट करी तो नई पोजीशन क्रिएट कर दी। और अगर सपोज कोई मौका नहीं मिल पाया री एंट्री का
तो एट द क्लोजिंग ऑफ द मार्केट मैं पोजीशन अपनी जो भी रेट मेरे को अवेलेबल था उस रेट पे अपनी पोजीशन लॉन्ग करके कैरी ओवर करूंगा। तो बहुत ही शानदार जी। हाँ, और इसी ने मेरे को इतनी बड़ी रिटर्न कमाल के दिखाई। तो बहुत ही एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई महेश जी आपको, और जो लोग इसको देख सुन रहे हैं वो इसको समझें कि मार्केट की पल्स को समझिए और ट्रेड करिए और उसमें प्रॉफिट बुक करते रहिए, नई पोजीशंस बनाते रहिए नए स्टाइल से, तो डेफिनेटली आप भी ऐसे रिटर्न कमा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि महेश जी अगले हफ्ते में भी शानदार कमाई करके दिखाएंगे। लेकिन आप भी कर सकते हैं, आईटीएल के जरिए 1 करोड़ रुपए का इनाम भी जीत सकते हैं ट्रेडिंग की कमाई के अलावा भी। तो आप इसमें हिस्सा लेने के लिए इंडियन ट्रेडिंग लीग पर जाइए और रजिस्टर करिए, और इसमें आपको 25,000 रुपए डिपॉजिट देना है, और उसके बाद कितना भी आप ट्रेड करें, कितना भी बड़ा ट्रेड करें, ब्रोकरेज सिर्फ 20 रुपए आपको देनी है। तो बहुत कम ब्रोकरेज में बड़ी से बड़ी ट्रेड कर सकते हैं आप, बड़ी से बड़ी कमाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपके लिए ये बहुत फायदे का सौदा साबित होगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका बाजार में जबरदस्त मोमेंटम, और अच्छी खबर यह है कि पिछले हफ्ते जो हमने सुस्ती देखी थी वो बिल्कुल मिटती हुई नजर आ रही है। निफ्टी 8,303 के स्तर को छू रहा है, 78 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स में भी 250 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी में मजबूती है, वो बाजारों में ट्रांसलेट हो रही है, और हम देख रहे हैं कि बढ़ने वाले शेयर जो हैं उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, येस बैंक, कोटक बैंक सबसे आगे, एचडीएफसी बैंक भी इस तेजी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक भी तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी 8,304 के लेवल को हासिल करने में कामयाब हो गया, और हमने देखा था पिछले हफ्ते इस लेवल से काफी दूर रह रहा था निफ्टी, और टच एंड गो जैसी जो स्थिति थी उससे उभरते हुए बाजार आज सोमवार के कारोबार में एक्सपायरी के लेवल्स पर भी रहने वाली है हमारी नजर। तो हमारे साथ बने हुए हैं आरके ग्लोबल के राकेश बंसल जी, और इनसे सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जितेंद्र कुमार से जो जोधपुर से जुड़ रहे हैं। जितेंद्र जी नमस्ते, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास सर? ओएनजीसी जी। कितने शेयर हैं, किस भाव पर लिया था जितेंद्र जी, थोड़ा सा बता दें प्लीज। 6,000 शेयर हैं। हाँ हाँ, 460 में लिए थे, 460। ओके, नुकसान हो रहा आपको 144 रुपए का। जितेंद्र हमारे साथ जोधपुर से पूछ रहे हैं, नुकसान पर बैठे हुए हैं, 6,000 शेयर 144 रुपए पर शेयर नुकसान उठा रहे हैं। राकेश सर, ओएनजीसी कैसा ट्रेंड देख रहे हैं आप, इसमें क्या करने की सलाह देंगे जितेंद्र को? इस नुकसान से निकलने का क्या रास्ता है इनके सामने? देखिए प्रियंका, जब इन्होंने ये ओएनजीसी 460 के स्तर पे लिया था तब क्रूड भी काफी ऊपरी स्तरों पर ट्रेड करता था, और ओएनजीसी में इनको नुकसान हो रहा है। बट मेरे को ऐसा लगता है मौजूदा स्तरों से ओएनजीसी में एक लिमिटेड डाउनसाइड है। नीचे में 280 से लेकर 290 एक स्ट्रांग बेस है ओएनजीसी का, काफी बड़ी क्वांटिटी है इनके पास। मैंने राय दूंगा कि इन स्तरों पर अगर इनकी पॉकेट अलाउ करती है, सपोर्ट के पास स्टॉक चल रहा है, अगर 290 के अराउंड स्टॉक मिलता है तो एवरेज करें, एवरेज करके पोजीशन को होल्ड करें। स्टॉक किसी भी पुल बैक रैली में मुझे लगता है 380 तक इजीली जा सकता है। अगर निचले स्तरों पे एवरेज करते हैं तो 380 पर इनको एक बिना एक नुकसान के एक एग्जिट मिल पाएगा। ऑलराइट, और अब प्रतिमल पांडे जी हमारे साथ हैं। पांडे जी गुड मॉर्निंग सर, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? हाँ सर, मेरे पास 3,000 मैडम सुजलॉन है जी। 3,000 सुजलॉन है। हेलो जी, मैंने सुन लिया। हाँ, सुजलॉन के अलावा किसी और शेयर के बारे में भी आप पूछना चाहते हैं सर? अशोक लीलन है, अशोक लीलन है 300। अच्छा, और तो एक आरसीएफ के बारे में भी पूछूंगा। आरसीएफ? हाँ हाँ, तो सुजलॉन है, अशोक लीलैंड है। आपको अशोक लीलैंड में मुनाफा हो रहा है 9.30 का। साथ ही सुजलॉन है और आरसीएफ के बारे में भी जानना चाहते हैं। राकेश जी, 3 शेयर्स के बारे में ये समझना चाहते हैं, क्या करना चाहिए इन्हें इसमें? सुजलॉन, अशोक लीलैंड और आरसीएफ।
देखिए प्रियंका, अगर हम अशोक लीलैंड की पहले बात करें तो स्ट्रक्चर क्लियरली पॉजिटिव है। अगर हम देखें तो एकमात्र ये ऑटो काउंटर दिखता है जो मार्केट अभी 8,000 के नीचे गया था, इस स्टॉक ने लीस्ट करेक्शन दिखाई, क्लियरली होल्ड करना चाहिए। इन स्तरों पे भी एक अच्छा बाई है, लंबी अवधि का नजरिया बनाना चाहिए, अशोक लीलैंड को होल्ड करना चाहिए। दूसरा स्टॉक जो इनका सुज़लॉन है, मैंने राय दूंगा 18 से 19 रुपए 20 रुपए एक अच्छा सपोर्ट जोन है। निचले स्तरों पे एवरेज करें, स्टॉक की 18 रुपए के नीचे मेरे को नहीं लगता है कि जाएगा। अच्छा बड़ा स्ट्रांग टेक्निकल सपोर्ट है, एवरेज करके पोजीशन को होल्ड करें। आने वाले साल भर में ऊपर में 28-30 के भाव देखने को मिल सकते हैं। राष्ट्रीय केमिकल की बात करें तो स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है, निचले स्तरों पर 50 रुपए 52 रुपए एक अच्छा सपोर्ट है, बट मुझे लगता नहीं है कि अगले 6 से 8 महीने में जिस तरीके की रैली मार्केट में बनेगी उस तरीके का उछाल आरसीएफ में देखने को मिलेगा। मैंने राय दूंगा इन स्तरों पर या किसी उछाल पर आरसीएफ से निकलें। अगर ये उस पैसे को प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग के अंदर एक्सिस बैंक या आईसीआईसीआई बैंक में लगाते हैं तो मुझे लगता है एज कंपेयर टू आरसीएफ एक अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। चलिए, तो आरसीएफ से निकलने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन हाँ सुज़लॉन और अशोक लीलैंड जो आपके पास है पांडे जी, इन्हें आप होल्ड कर सकते हैं। कमलेश कृष्णानी जी से बात करते हैं, भोपाल से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। कमलेश जी नमस्ते, बताइए किस शेयर के बारे में आप सवाल पूछना चाहते हैं सर? कमलेश जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैडम, मैं JSPL के 1000 शेयर खरीदना चाहता हूँ, तो इस रेट पे ले सकता हूँ करंट प्राइस में? ओके, जिंदल स्टील में इनकी रुचि है। राकेश जी, कमलेश जी जानना चाहते हैं 1000 शेयर जिंदल स्टील की, क्या ये सही वक्त हो सकता है इसमें एंटर करने का? 91 रुपए 90 पैसे पर है फिलहाल ये शेयर। देखिए प्रियंका, मेरा आउटलुक मेटल स्पेस से बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है, और स्पेशली जिंदल स्टील एंड पावर पर अगर हम देखें तो हर थोड़ी सी रैली पर इसमें एक सप्लाई देखने को मिलेगी। काफी निवेशक फंसे हुए हैं, सेल-ऑन रैली वाला काउंटर है। अगर ये मेटल स्पेस में निवेश करना चाहते हैं तो मैंने राय दूंगा जिंदल स्टील से हटके ये नजर बनाए हिंडाल्को पर, जिसका कि बेस्ट टेक्निकल स्ट्रक्चर लगता है एटलीस्ट इन अ मेटल स्पेस। बट अगर ये मेटल से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं तो मैंने राय दूंगा प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग पे नजर रखें। मुझे लगता है अगले 6 महीने में जो आउट परफॉर्मेंस प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग दिखाएगा वो रैली शायद मेटल्स में देखने को ना मिले। अगर ये प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग की तरफ रुख करते हैं तो मेरी टॉप पिक्स रहेंगी आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक। ओके, और अब हमारे साथ हमारे दूसरे मार्केट एक्सपर्ट गौरांग शाह भी जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग गौरांग। निफ्टी का हाल देखिए, बहुत ही अच्छी ओपनिंग दी आज निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ने। सोमवार की शुरुआत जो है ब्राइट एंड शाइनी हो रही है, क्या कहेंगे आप? निफ्टी आपको कैसा दिख रहा है 8300 के स्तर पर? सुप्रभात प्रियंका, आपको भी एक अच्छी रिकवरी हमने देखी है एक भारी बिकवाली के बाद, और जिस प्रकार से हमने पिछले हफ्ते ऊपरी स्तर तय किए हैं और आज वही ऊपरी स्तर हमने और भी मुकम्मल किए हैं ऊपर की तरफ। एक्सपायरी होने के कारण हमें लग रहा है कि गुरुवार तक शायद थोड़ी उठापटक देखने मिल सकती है। हम ये भी नहीं भूलना चाहिए हमें कि सर्वोच्चम स्तर पर है हम। हाल ही के जो हमने नीचे के दायरे देखे थे और पुल बैक देखा, हमारी हिदायत ये होगी कि अगर आपने मन बना करके छोटी या मध्यम अवधि के लिए पैसे लगाए हैं तो आपको अपना जो मुनाफा है उसको सुरक्षित रखना चाहिए और मुनाफा बुक करना चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी के चलते वॉलेटिलिटी और उठापटक हो सकती है। लंबी अवधि के नजरिए के लिए हमारा जो निवेश लायक नजरिया है वो अभी भी बरकरार है और किसी भी गिरावट पर खरीदारी की राय होगी। चलिए गौरांग, हम आपसे आगे लेंगे अपने दर्शकों के सवाल, लेकिन फिलहाल वक्त है ब्रेक का। आगे शेयरों पर सलाह देंगे हम आपको। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सौदा आपका। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस पर एक नजर। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में शानदार बढ़त, सेंसेक्स 250 अंक तक चढ़ा, निफ्टी 8300 के पार, बैंक रियलिटी और फार्मा शेयर में तेजी। वॉकहार्ट को दर्द की दवा के लिए यूएस एफडीए से मिली मंजूरी, शेयर करीब 3% चढ़ा। टाटा स्टील के लिए राहत की खबर, संशोधित सैलरी पेंशन स्कीम पर राजी हुई यूके यूनियन, आज से होने वाली हड़ताल एक दिन के लिए टली।
आज दोपहर 3:30 बजे इन्फोसिस की एनुअल जनरल मीटिंग, सीईओ विशाल सिक्का देंगे पूरे साल के कामकाज का ब्यौरा। और कॉफी चेन सीसीडी के शेयर बाजार में उतरने की तैयारी, आज दे सकती है आईपीओ की अर्जी, आईपीओ से 1600 करोड़ जुटाने की योजना। और आपके शेयरों पर सलाह देने के लिए मेरे साथ हैं आपके ग्लोबल के राकेश बंसल और जियोजीत बीएनपी परिवार के गौरांग शाह। सीधा रुख करते हैं सवालों का। सबसे पहला सवाल पूछ रहे हैं मुकुंद शाह अहमदाबाद से। मुकुंद जी गुड मॉर्निंग, बताइए किस शेयर के बारे में आप जानना चाहते हैं सर आज? हाँ जी, मैं सन फार्मा में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, किस लेवल पे मुझे उसको परचेज करना चाहिए? ऑलराइट, तो सन फार्मा में क्या ये सही समय है इसमें एंटर करने का? गौरांग, आपको क्या लगता है मुकुंद जी की जो चॉइस है सन फार्मा, ये कितनी सही है? प्रियंका, डिस्क्लोजर हमारे तरफ से है कि हमारी कवरेज है यहाँ पर और हमने यहाँ पर लंबी अवधि के लिए निवेश करने की सलाह दी है और हमें लग रहा है कि जिस प्रकार से हमने करेक्शन देखा है नतीजे के बाद, विलय के बाद रैनबैक्सी का सन फार्मा के साथ एक निचले स्तर हमने देखे। अब किस स्तर पर निवेश करना है ये तो मेरे लिए मुश्किल होगा कहना, लेकिन मौजूदा स्तर हमें काफी सुरक्षित लग रहा है और अगर आपके पास जोखिम बर्दाश्त करने की क्षमता कम है तो थोड़े पैसे अभी लगाएं, थोड़े गिरावट पर लगाएं। एक साल के नजरिए से या उससे अधिक के समय से नजरिए से 1050 के लक्ष्य हमने तय किए और हमारा मानना है कि आने वाली 1 या 2 तिमाही तक नतीजों पर थोड़ा बहुत दबाव रह सकता है, लेकिन उसके पश्चात जो विलय हुआ है उसके फलस्वरूप आपको काफी ऊपर के तरफ के दायरे दिख सकते हैं। उमेश व्यास जी से मैं अब बात करूंगी, इंदौर से जुड़े हैं हमारे साथ। उमेश जी गुड मॉर्निंग, बताइए किस शेयर के बारे में आप सवाल पूछना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम। मेरे 2 सवाल हैं, बल्कि 3 सवाल हैं। एक तो IDFC लिया हुआ 147.50 पे 100 शेयर फॉर इन्वेस्टमेंट और 2 years और 400 शेयर हो गए हैं एवरेज करते करते। पीटीसी फाइनेंस इंडिया 48 के एवरेज से। तो तीसरा राकेश जी से सवाल है, ILNFS उन्होंने सजेस्ट किया था, वो मैंने लिया तो है लेकिन मन में शंकाएं हैं। ओके, चलिए तो आपकी शंका दूर करते हैं। राकेश जी आज हमारे शो में भी हैं। राकेश जी, उमेश जी का सवाल तीन स्टॉक्स के बारे में जानना चाहते हैं। पहले तो ILFS जो आपके रिकमेंडेशन पर लिया है इसके बारे में बताइए, और IDFC और PTC फाइनेंस, ये 2 शेयर हैं और IDFC में इनका 2 साल का नजरिया है सर। प्रियंका, पहले ILFS इन्वेस्टमेंट मैनेजर की बात करते हैं। इसको मैंने 19 रुपए 60 पैसे से लेकर 19 रुपए 80 पैसे तक रिकमेंड किया था। टेक्निकली मुझे स्टॉक काफी अच्छा लगता है, 17 रुपए बेस लगता है। डिविडेंड यील्ड जिन स्तरों पर मैंने रिकमेंड करा है 6.5% की बैठती है। मुझे लगता है 26 से 28 रुपए का ये स्टॉक टारगेट अचीव करेगा आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर। और अभी भी देखें तो स्टॉक पॉजिटिव रिटर्न ही दिखा रहा है, क्लियरली होल्ड करना चाहिए। इन स्तरों पर निवेश की भी सलाह है और एज अ डिस्क्लोजर हमने अपने क्लाइंट्स को भी ये स्टॉक रिकमेंड करा है। दूसरा जो इनका प्रश्न है IDFC के ऊपर, स्टॉक एक करेक्टिव फेज के अंदर है, क्लियरली बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है। मौजूदा स्तरों से ज्यादा गिरावट मुझे लगती नहीं है स्टॉक में। मेरे को लगता है 6 महीने का नजरिया बना के IDFC में भी एक ट्रेडिंग पोजीशन ली जा सकती है, क्लियरली होल्ड करना चाहिए। PTC इंडिया फाइनेंशियल जो इनका तीसरा स्टॉक है जिसमें एवरेज करते करते कॉस्टिंग को 48 रुपए तक लेके आए हैं। टेक्निकली मुझे स्टॉक अच्छा नहीं लगता है। मेरी राय में किसी भी उछाल में अपनी खरीद के आसपास निकलने की कोशिश करें। अगर इनको फाइनेंशियल स्पेस में ही रहना है तो मुझे लगता है प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग एक बेहतर विकल्प है। यहाँ पर एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक, यहाँ पे अगर पैसा लगाते हैं तो एज कंपेयर टू PTC इंडिया फाइनेंशियल मेरे को लगता है कि ज्यादा मुनाफा देखने को मिलेगा। इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन सौदा आपका भी आ गया। हमारे साथ जुड़ेंगे येस बैंक के फाउंडर और CEO राणा कपूर। देखिए इनके साथ ये खास बातचीत बोर्डरूम में उठे विवाद पर। स्वागत है आपका CNBC आवाज पे और हमारे साथ अब येस बैंक के MD और CEO राणा कपूर साहब जुड़ रहे हैं। मिस्टर कपूर, स्वागत है आपका। पिछले हफ्ते जिस तरह से तमाम विवाद उठे और उसके बाद आज आप हमारे सामने आए हैं,
पिछले हफ्ते भी आपने एक और पिटीशन कोर्ट में मूव की थी, उसके बाद अब फाइनली क्या पोजीशन है आज की तारीख में? जो यस बैंक का बोर्ड है, क्या हम कह सकते हैं कि उसमें आपको किसी तरह के बदलाव की जरूरत नहीं पड़ेगी अदालत के आदेश को देखते हुए? प्रदीप जी, ऐसा है कि जो ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर आया है पिछले हफ्ते, उसमें एक किस्म की कंप्लीट क्लैरिटी है। सबसे पहले इसमें बोर्ड में और बोर्ड के जो कॉम्पोजिशन में जो डायरेक्टर्स हैं, हमारे 10 डायरेक्टर हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसमें जो गवर्नेंस है बैंक की, इसमें कोई डायरेक्टर की कोई ऐसी कोई कैजुअलिटी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है इसमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस ऑर्डर में समझने के लिए कि जो सारे डायरेक्टर एग्जिस्टिंग हैं, जो इलेक्ट किए गए हैं बार बार एजीएम में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से, उनमें कॉन्टिन्यूटी है, उनका जो रोल है उसमें कोई चेंज नहीं है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंडली, जो बिजनेस ऑपरेशन हैं बैंक के, उनमें कोई इसमें तब्दीली नहीं आएगी। जो बैंक की प्रगति है वो होती रहेगी। आपने जैसे देखा है कि बैंक के प्रभावशाली नतीजे जो आए हमारे मुश्किलों के वक्त भी, जब इकोनॉमी स्लो थी, अब जैसे इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट आ रही है हल्के हल्के स्टडीली, तो आप देखेंगे बैंक की परफॉर्मेंस और भी अच्छी होगी आगे। बिल्कुल, उस पर तो शायद लोगों को शिकायत नहीं होगी। अब वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग या दी बेस्ट परफॉर्मिंग आईपीओ रहा है यस बैंक का। लेकिन जो चर्चाएं पिछले हफ्ते चली कि अदालत ने साफ तौर पर कहा कि कुछ डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट जो है वो रद्द किए जाएंगे। ये एक्चुअली इसमें थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन में लोगों ने की है। अनफॉर्चुनेटली जो बैंक की प्रेस रिलीज है, जो हमने स्टॉक एक्सचेंजेस में भेजी है और वो रेगुलेटर्स को भी रिपोर्ट किया गया है, इसमें ऐसा कोई धर्म संकट नहीं है किसी डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट में। इसमें आप देखेंगे ऑर्डर की डेट 4 जून का है, जो अनाउंस किया गया है 17 को। उसके बाद हमारी 6 जून को एजीएम हुई है। एजीएम में सारे डायरेक्टर अपॉइंटमेंट्स फुल ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से हुई हैं। सो दैट इज इन अ वे बीन क्योर्ड थ्रू द री इलेक्शन, बिकॉज एवरी 2-3 years, एज यू नो, बोर्ड मीटिंग्स रिक्वायर डायरेक्टर्स टू बी रोल्ड ओवर। अदालत ने इस बात को संज्ञान में क्यों नहीं लिया? जो ऑर्डर था वो 4 जून का ऑर्डर है और जो एजीएम हुआ उसके पश्चात वो 6 जून को हुई है। बिल्कुल, तो उसमें ऐसा कोई, और बाकी ऑनरेबल कोर्ट ने 5 हफ्ते दिए हैं कि अगर कोई ऐसी ऑड सिचुएशन हो जो से हमें लगती नहीं है, उसको भी अगर रेगुलराइज करना होगा, उसके लिए भी वक्त है। तो क्या करेंगे आप? फिर से अदालत के पास जाएंगे और कहेंगे कि जो उनका आदेश था उसको बदला जाए, क्योंकि फिर से रेटिफाई हो गया है? हाँ बिल्कुल, वो एक्चुअली उसके ऑर्डर के पास होने के 1 दिन के बाद ही हमने ऑनरेबल कोर्ट को प्रेजेंट किया है कि ये डायरेक्टर्स एकदम अप्रूव किए गए हैं, ये नोट किया गया है और प्राइमा फेसी ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है इसमें कोई धर्म संकट नहीं है, दे कैन प्रोसीड। तो 5 हफ्ते में ये उसके बाद हमने अनाउंसमेंट भी करी है प्रदीप जी, आपने देखा होगा, उसके हमने शुक्रवार को अनाउंसमेंट भी करी है कि सारे डायरेक्टर्स ये री इलेक्ट हो गए हैं और ये हमने नोटिफाई कर दिया है ऑनरेबल कोर्ट को और दे विल अज्यूम ऑफिस ऑल ओवर अगेन। नहीं, लेकिन अगर 5 हफ्ते के अंदर दोबारा से कोर्ट कोई आदेश इस पे देगा तभी ये कंटिन्यू कर पाएंगे? इसमें क्या है कि जो ये अपॉइंटमेंट्स होती हैं, दे आर लॉन्ग टर्म अपॉइंटमेंट, तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई इफ्स एंड बट्स हो। तो ये लॉन्ग टर्म अपॉइंटमेंट्स हैं। यानी 5 हफ्ते के अंदर अगर कोर्ट का आदेश नहीं आता है आपकी पिटीशन पे, तो भी ये कंटिन्यू करेंगे? क्योंकि अभी तो आपको कोर्ट ने 5 हफ्ते दिए। नहीं, कोर्ट ने 5 हफ्ते इसलिए दिए हैं कि जो अगर कोई करेक्टिव एक्शन लेनी हो उस ड्यूरेशन में लें, बट उसमें ऐसा नहीं है कि जो एजीएम में इलेक्ट हो गए। प्लीज रिमेंबर, the election has happened fairly and transparently in the AGMs. So जो शेयरहोल्डर बॉडी का जो नतीजा है वो हमने ऑनरेबल कोर्ट को प्रेजेंट किया है और वो एक लॉन्ग टर्म डिसीजन है, एक लॉन्ग टर्म आउटकम है। उसमें ये नहीं है कि ये कोई मतलब यो नहीं है कि बोर्ड डायरेक्टर्स के साथ आएंगे जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये परमानेंट लॉन्ग टर्म डिसीजन है। नहीं, मैं तो कोर्ट के ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। नहीं, कोर्ट के ऑर्डर में कोई एम्बिग्युइटी नहीं है, ऐसी एम्बिग्युइटी नहीं है। तो आपको 5 हफ्ते के अंदर कोर्ट की एक दोबारा रिलीफ की जरूरत है या नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ आवश्यकता नहीं है इस पर रिलीफ में। किसी डायरेक्टर के लिए कोई रिलीफ की आवश्यकता नहीं है। आप किसी कोर्ट में कोई अपील करने वाले हैं इस ऑर्डर के खिलाफ? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ लगता नहीं है, क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं वो क्लैरिफाई हो ही गई हैं। काफी सिग्निफिकेंट है ये इंटरिम ऑर्डर, जरूर है बट बड़ा सिग्निफिकेंट ऑर्डर है। इससे कोई जो डाउट भी हो, हल्का सा भी डाउट था, जो चैलेंज आया था मिस्टर मधु कपूर की तरफ से, वो सारे डाउट्स मोर और लेस क्लियर हो गए हैं।
जो सबसे बड़ा सवाल मधु कपूर ने लगातार रेस किया है वो ये है कि एक प्रोमोटर होने के नाते उनका ये अधिकार है कि वो डायरेक्टर अपॉइंट करें, और एक प्रोमोटर होने के नाते आपका भी अधिकार है कि आप डायरेक्टर अपॉइंट करें। इसमें ऐसा अनयूजुअल क्या है? नहीं प्रदीप जी, इसमें आप देखेंगे कि जो बैंक जब शुरू हुआ था 2003 में, उसमें 3 प्रमोटर डायरेक्टर थे, मिस्टर लेट अशोक कपूर जी, मैं और राबो बैंक। जो 11 साढ़े 11 साल में बैंक के जो रेगुलेशन में परिवर्तन आए हैं, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एक नया कंपनीज एक्ट आया है और सेबी के रेगुलेशन भी इवॉल्व कर रहे हैं, प्रमोटर ग्रुप की डेफिनेशन में क्लैरिटी आई है। तो इसमें क्या है कि एक तो हमारे को आर्टिकल्स एसोसिएशन को रिफ्रेश करना पड़ेगा, इनको अपडेट करना पड़ेगा। नंबर 2 इसमें क्या है, ये जो बैंक का कैरेक्टर है ना, ये बहुत इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कैरेक्टर है, ये एक प्रोफेशनल्स बैंक ऑफ इंडिया का इसमें माहौल है, इसमें कोई ये फैमिली बिजनेस नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे व्यूअर्स समझें कि ये इट्स नॉट अ फैमिली बिजनेस, इट इज अ इंस्टीट्यूशन कॉल्ड येस बैंक, एंड उस कैरेक्टर, उसका जो डीएनए है, इस बैंक के जो जेनेटिक्स हैं, वो प्रोफेशनल बैंक ऑफ इंडिया है। इसमें कोई मेरा फैमिली मेंबर और मिसेज मधु कपूर की फैमिली के मेंबर का रोल ही नहीं आता इसके अंदर। Directors have to be independent, they have to be professional, they have to be fit and proper, and they have to bring value to the board of directors in all decisions that are made by the board. And that is exactly how our board has been functioning from the very beginning 11 years ago. तो शगुन गोगिया जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि रवीश चोपड़ा एक डायरेक्टर हैं जो पहले आपके अपॉइंटेड डायरेक्टर थे, बाद में आपने उनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट कर दिया, तो है तो दरअसल आपके ही अपॉइंटी अगर एक बार आपने नॉमिनेट किया है तो। नहीं प्रदीप जी, ऐसा नहीं होता। मिस्टर चोपड़ा का आप देखेंगे, उनका कम से कम 35-40 साल का तजुर्बा है बैंकिंग में। नंबर वो मेरे को रिश्तेदार नहीं है, राइट ना, मेरा कोई इनसे कोई पर्सनल कोई डीलिंग है। ही इज अ independent person who has got professional skills, global banking capability. He brings certain strengths to the board. I think we have to look at the merits of the case and not the fact that there is some nominee here and there. There is no nominee director of mine on Yes Bank board. Today I am very pleased to share with you and your viewers that we have 10 directors, 7 are independent directors. Even Ms. Radha Singh, a chairperson, was an independent director, now she's become chairperson. और जो हमारे श्रीनिवासन साहब हैं, जो नॉन इंडिपेंडेंट क्लासिफाई करे जाते हैं, वो भी एक बड़े जबरदस्त रेगुलेटर रह चुके हैं और बहुत 40 साल का तजुर्बा है उनको। तो ऐसा बोर्ड, इसमें तो किसी को शक नहीं है कि जो भी लोग हैं वो सारे प्रोफेशनल्स हैं, उनका तजुर्बा है। लेकिन जैसे कि एक एग्जांपल दिया है शगुन जी ने कि अगर आपके एक डायरेक्टर को आपने बाद में कहा कि ये इंडिपेंडेंट है क्योंकि वो प्रोफेशनल भी है, तो उसी तरह से आप खुद हैं, आप बोर्ड को मैनेज तो कर रहे हैं, आज की तारीख में आप कंपनी को मैनेज तो कर रहे हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आपके बोर्ड मुझे मैनेज करता है, आपके प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स पे तो सवाल ही नहीं है, आप सबसे सक्सेसफुल सीईओ भी हैं इस सेक्टर में, हम कह सकते हैं जिस तरह के रिटर्न आपने दिए हैं शेयर होल्डर को। लेकिन उसके बाद भी ये फैक्ट तो रहता है, उसके बाद भी ये फैक्ट तो रहता है कि आप प्रमोटर भी हैं और आप मैनेज भी कर रहे हैं। इसमें प्रदीप जी क्या है कि जो मेरा रोल है वो बिल्कुल एक प्रोफेशनल सीईओ की तरह है। मेरा, उदय कोटक का, हम घर में शायद प्रमोटर हों, बट जो बैंक के प्लेटफॉर्म में वी आर प्रोफेशनल सीईओज हु आर अपॉइंटेड, आई एम अपॉइंटेड लिटरली बाय द बोर्ड, बाय द शेयर होल्डर्स एंड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज इज द चेयरपर्सन ऑफ येस बैंक। तो वी आर देयर बिकॉज ऑफ आवर प्रोफेशनल क्वालिटीज, कैपेबिलिटीज, and please remember, it's not a birthright, we have to perform for the bank. बिल्कुल, तो जैसे आप परफॉर्मेंस नतीजे आपने देखे हैं, काफी प्रभावशाली रहे हैं, बैंक में प्रगति हुई है, इकोनॉमी में चैलेंजेस आए हैं हर एक किस्म के, तो जब भी जो परफॉर्मेंस देख के ही बोर्ड अप्रूव करता है, ये प्रमोटर के नाते नहीं है, ये प्रोफेशनल सीईओ के नाते है। बिल्कुल, तो जैसे आपने भी एक ऐसे क्वालिफाइड प्रोफेशनल को अपॉइंट किया जिनको बाद में आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे भी उनकी क्रेडेंशियल्स की वजह से ला पाए। एब्सोल्युटली। तो ऐसे ही प्रोफेशनल को अगर मधु कपूर जी भी अपॉइंट करना चाहें, अपनी तरफ से नॉमिनेट करना चाहें, तो आप उनको इंडक्ट कर सकते हैं। देखिए प्रदीप जी, ये बहुत बढ़िया सवाल आपका। अगर मिसेज मधु कपूर जी किसी प्रोफेशनल को रेकमेंड करती हैं, और बैंक में तो वैकेंसीज है, वो वैकेंसी आती रहती हैं, तो हम तो शेयर होल्डर होने के नाते वो रेकमेंड करें तो बैंक एवेलुएट करेगा, क्यों नहीं करेगा। अगर आप कोई रेकमेंड करें बढ़िया सा,
तो हम उसको भी इवैल्यूएट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो लेकिन फिर क्या वजह है कि पिछले 4 सालों में आपने 3 या 4 बार आरबीआई को लिखा है कि उनको डीक्लासिफाई कर दिया जाए, प्रमोटर माना ही न जाए ताकि वो कोई नॉमिनेशन ना कर पाए। एक तो ओनरशिप गाइडलाइंस ऐसी हैं, क्योंकि 2-2.5 सालों में जैसा हुआ है कि ये जो प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप की जो क्लैरिफिकेशन आई है न्यू बैंक लाइसेंस गाइडलाइंस में, सेबी में, और ओनरशिप डाइल्यूशन की जो ओवरऑल लॉन्ग टर्म गाइडलाइंस हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए इट इज नॉर्मल फॉर द बैंक टू कम्युनिकेट एंड सी क्लैरिफिकेशन। इसमें ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया? इसमें ऐसा तो नहीं है कि उनको हम कोई फोर्स किया हो शेयर बेचने के लिए। हम तो बहुत अच्छे हैं कि खुश हैं, डिविडेंड ले रहे हैं 6 साल से। उनका जो कहना है कि उनका मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन इसलिए नहीं है क्योंकि आप अलाउ नहीं कर रहे, और आप दूसरी तरफ आरबीआई से कह रहे हैं कि चूंकि इनका पार्टिसिपेशन नहीं है तो इनको नॉन प्रमोटर बना दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन में यू हैव टू बी क्वालिफाइड, यू हैव टू मीट फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया। आप जानते हैं गंगुली कमेटी का एक बड़ा क्लियर सा डायरेक्शन है जो हमारा बैंक और बाकी सारे बैंक कंफर्म करना पड़ता है। उसमें जो रिक्वायरमेंट्स होती है, तो आप ये क्रेडेंशियल्स, इसमें क्रेडेंशियल्स कही कि अगर मिस मधु कपूर किसी क्वालिफाइड प्रोफेशनल को नॉमिनेट करें तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, आप लोग एवेल्युएट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है इसमें। तो आप लोग तो मतलब फैमिली मेंबर्स हैं और इतने सालों से ये बातें चल रही हैं, क्या ये इशू कभी आपने डिस्कस नहीं किया? ऐसा कोई प्रपोजल आपने कभी उनको नहीं दिया? ऐसा है कि ये जो होता है ना, दिस इज नॉट अ वन-ऑन-वन इशू, these are decisions of the board of directors. It is not an individual decision, it's a collective decision. We have to respect corporate democracy today. Our bank, our board of directors are standing by collectively to build the bank, to also fortify the bank, to consolidate the bank at times. But उसमें क्या होता है, the board has to answer. अगर कोई बढ़िया सा हो बायोडेटा किसी का, तो हम तो जरूर देखेंगे। अच्छे लोगों की किसको जरूरत नहीं है, आप बताइए मुझे। एक आखिरी बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि शेयर होल्डर्स ये प्रमोटर को भी देखते हैं और प्रमोटर को देख करके वो कभी भी निवेश करते हैं, ये जो अधिकार है प्रमोटर का, आपका खुद का भी है और मधु कपूर जी का भी है कि वो कुछ डायरेक्टर नॉमिनेट करें, क्वालिफाइड डायरेक्टर्स, आप इस राइट को छोड़ना क्यों चाहते हैं? प्रदीप जी, क्या है कि राइट का आज की डेट में कोई मकसद नहीं है उसका। मैं क्यों, ये राइट जो है ना, ये थोड़ी हिस्टोरिकल, थोड़ी आउटडेटेड हो गई है, क्योंकि जब शुरुआत होती है तो आदमी एक तरीके से देखता है, बट जैसे रेगुलेशंस इवॉल्व होते हैं, जैसे हुए हैं अभी 10-11 साल में, तो उसी हिसाब से बोर्ड की जो गवर्नेंस होती है, दैट हैज टू कंप्लाई with increasing regulation and new companies act apart from of course the banking regulation act. क्या थोड़ा सा और नहीं लगता, थोड़ा सा और उसमें हम देखेंगे कि प्रमोटर होने से, जैसे अब चेयरपर्सन है, द चेयरपर्सन हैज टू मीट द फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया। आपको जैसे मैंने बोला, मैं MD and CEO हूं, बट आई एम देयर बिकॉज ऑफ माई प्रोफेशनल रोल, नॉट बिकॉज ऑफ माई प्रमोटर रोल। मैं वही कह रहा हूं कि ये थोड़ा सा और टाइम डायरेक्टर्स आते हैं, रिवॉर्ड और रिकग्निशन के कारण आते हैं, उनको तो नहीं हम रोक सकते हैं। नहीं, लेकिन इसमें हो क्या रहा है, आउटकम क्या हो रहा है कि एज अ प्रमोटर आप कह रहे हैं कि आपके कोई राइट्स नहीं है, पर एज अ MD CEO मैनेजमेंट तो आपके कंट्रोल में है, इंस्टीट्यूशन तो आपके पास दोनों होगा पर दूसरे प्रमोटर के पास कुछ भी नहीं होगा। नहीं, ऐसा है क्या प्रदीप जी, इसमें क्या है, जो इंस्टीट्यूशनल कैरेक्टर है ना, वो प्रोफेशनल्स बैंक ऑफ इंडिया का कैरेक्टर है। As long as we are in tandem with the vision and strategy of the bank, जो HR कैरेक्टर है, जो HR DNA इस बैंक का बना हुआ है, उसको सबसे पहले प्रमोटर हो, डायरेक्टर हो, मैनेजमेंट हो, दैट इज द नंबर 1 ऑब्जेक्ट। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज हो नहीं सकता, ना होगा कभी। वी promoters, board directors all have to integrate into the institutional character. अगर उसका मतलब यह हुआ कि प्रमोटर राइट्स अभी एक्सरसाइज नहीं होने चाहिए क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज करता है राइट, सो बी इट। तो आप कह रहे हैं कि केवल प्रोफेशनली क्वालिफाइड एक्सपीरियंस बैंकर्स को ही आप बोर्ड पर एक्सेप्ट करेंगे। अगर मधु कपूर जी भी चाहें तो किसी ऐसे व्यक्ति को ही नॉमिनेट करें, तो आप सोचें। ऐसा ही बैंक में हुआ है और 11 साल से होता आ रहा है। और जब अशोक कपूर जी थे, बड़े रिस्पेक्टेड बैंकर थे, वो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे 4.5 साल, 4.25 साल, और उनके देहांत को अभी 6.5 साल हो गए हैं। उनसे पहले और उनके बाद भी आप देखेंगे, हमने कोई ऐसा डायरेक्टर नहीं है, टॉप मोस्ट पीपल बोर्ड में आए हैं, और जैसे रिटायर होते हैं नए आते हैं टॉप स्टेचर के, तो उनको हमने फुल रिस्पेक्ट दी है। अभी जैसे AGM में सब इलेक्टेड हैं, और 2-3 ऐसे हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पोजीशन सेंसिटिव होती हैं, जैसे मेरी है और चेयरमैन पर्सन की है, वो सारे RBI अप्रूव्ड है। तो इसमें मेन पॉइंट क्या है
कि प्रोफेशनल बैंक ऑफ इंडिया का कैरेक्टर हैज टू बी रीइंफोर्स विद एवरी डिसीजन द बोर्ड मेक्स। और उससे ये फैक्ट फिर भी नहीं जाएगा कि आप प्रमोटर और मैनेजर दोनों ही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल ये चर्चा लगातार जारी रह सकती है, लेकिन फिलहाल आपसे इजाजत लेंगे और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा। आपका सीधा रुख करते हैं आपके सवालों का। धीरेन्द्र सोनी मेरे साथ हैं सोनीपत से। धीरेन्द्र जी नमस्ते, बताइए किस शेयर के बारे में आप सवाल पूछना चाहते हैं? नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, मेरे पास ना बैंक ऑफ बड़ौदा के ना 5000 शेयर पड़े हैं 174 के रेट पे 5000 शेयर। अच्छा, तो मैम मेरे को क्या करना चाहिए? आपकी बहुत ही ऊंचे भाव पर आपने खरीदा था, 146 रुपए पर शेयर पर नुकसान है। वैसे धीरेन्द्र जी आप ट्रेडिंग के लिहाज से आपने लिया है या फिर आप इसमें निवेश को लंबे समय तक रख लूंगा? अभी 2-3 महीने 3 महीने तक के आसपास में रख लूंगा मैं इनको, होल्ड रख सकता हूँ। ओके, 3 महीने तक होल्ड कर सकते हैं। राकेश जी, बैंक ऑफ बड़ौदा आपको कैसा दिख रहा है? आज हालांकि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, वन ऑफ द टॉप गेनर्स है निफ्टी का बैंक ऑफ बड़ौदा, लेकिन धीरेन्द्र जी तो नुकसान में बैठे हुए, आप इन्हें क्या कहेंगे? देखिए प्रियंका, अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो रुझान नेगेटिव है। ट्रेंड देखें तो लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स का है, क्लियरली सेल ऑन रैली वाला काउंटर है। ऊपरी स्तरों पर 165 से लेकर 168 एक स्ट्रांग सप्लाई एरिया है। मैंने राय दूंगा किसी भी उछाल पर बैंक ऑफ बड़ौदा से स्विच करें, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक में स्विच करें। तो एज कम्पेयर टू मेरा ऐसा मानना है स्विच करते हैं तो इनको जो बैंक ऑफ बड़ौदा का नुकसान है वो जल्दी कवर कर पाएंगे। बट साथ साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इनको नजरिया अपना बढ़ाना पड़ेगा। 3 महीने में ऐसा नहीं लगता है कि अपने नुकसान की भरपाई कर पाएंगे। मेरे को लगता है कम से कम 1 साल का नजरिया इनको बना के स्विच करना चाहिए। और अब मेरे साथ पुणे से जुड़ गई हैं नूतन जलनापुरकर। नूतन, गुड मॉर्निंग। बताइए किस शेयर के बारे में आप सवाल पूछना चाहती हैं मैम? गुड मॉर्निंग मैम, मेरा सवाल डीएलएफ पे है। डीएलएफ के मेरे पास 500 शेयर्स हैं 199 पर। मैंने एक्चुअली ट्रेडिंग के हिसाब से लिया नुकसान। अच्छा, ट्रेडिंग के लिहाज से आपने लिया डीएलएफ को, लेकिन नुकसान पर बैठी हुई है। राकेश जी, डीएलएफ के चार्ट आपको कैसे दिखते हैं? नूतन जी के लिए क्या सलाह होगी? देखिए प्रियंका, डीएलएफ इन्होंने ट्रेडिंग के लिहाज से लिया था, बट अगर हम देखें तो काफी लंबा निवेश हो चुका है, कम से कम 1-1.5 साल पुराना निवेश है। मेरा तो मानना है किसी भी उछाल पे डीएलएफ से निकलना चाहिए। चार्ट देख के ऐसा नहीं लगता है कि नुकसान की भरपाई ये जल्दी कर पाएंगे। मैंने राय दूंगा कि पैसे को स्विच करें, थोड़े पैसे को बैंकिंग, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग के अंदर लगाएं। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, कुछ पैसे को आईटी स्पेस में इंफोसिस और टेक महिंद्रा में स्विच करें। फार्मा के अंदर मुझे लगता है कि सन फार्मा एक सपोर्ट के आसपास है, 780 से लेकर 795 एक स्ट्रांग सपोर्ट एरिया है, डिमांड एरिया है। सन फार्मा का तीन जगह अगर स्विच करके पोजीशन को 1 से 1.5 साल होल्ड करती हैं तो काफी हद तक नुकसान की भरपाई ये कर पाएंगी। और अब सूरत से हिरेन जुड़ गए हैं हमारे साथ। हिरेन जी, गुड मॉर्निंग। बताइए कौन कौन से शेयर आपके पास हैं जिस पर आप सलाह चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट की? गुड मॉर्निंग। हेलो जी, गुड मॉर्निंग सर। मुझे आ रही है आपकी आवाज क्लियरली। पूछिए अपना सवाल। मेरे पास टाटा स्टील पड़े हैं 337 के, और अबान पड़े हैं 336 के। 346 के अबान ऑफशोर के 700 शेयर है आपके पास, जैसा ओके। 336 में टाटा स्टील, अबान ऑफशोर, क्या कर रहे हिरेन जी? पूछते हैं गौरांग से। गौरांग, टाटा स्टील, अबान ऑफशोर, ये दोनों कैसे दिखते हैं आपको? क्या सलाह होगी इनके लिए? इनकी खरीद का भाव काफी ऊंचा रहा है टाटा स्टील में, 340 में इन्होंने खरीदा था, नुकसान पर है। काफी लंबे समय से नकारात्मक परिस्थिति दोनों के काउंटर पर बनी हुई है और हमें नहीं लग रहा है बुनियादी तौर पर बहुत जल्द यहाँ पर आपको नतीजे में सुधार दिखेगा और उसके फलस्वरूप शेयर बैलेंस शीट में सुधार दिखेगा और उसके फलस्वरूप शेयर के भाव में। किसी भी एज अ डिस्क्लोजर प्रियंका, दोनों पर हमने बिकवाली की राय दी है, यानी कि अगर आपके पास पोर्टफोलियो में है तो किसी भी उछाल पर बेचे, दोनों पर, यानी कि टाटा स्टील और अबान। और खास करके अबान पर, क्योंकि हमें लग रहा है कि कच्चे तेल का दाम जो डॉलर टर्म्स में है
वो यहाँ से ऊपर के तरफ के दायरे कम और नीचे के तरफ के दायरे ज्यादा हो सकते हैं। और उस सूरत हाल में ये जो कारोबार करती है अबान ऑफ फ्लोटिंग रिग्स लीज पर देती हैं, उस पर रेंटल्स रियलाइजेशन मेरे ख्याल से काफी कम हद तक नीचे आ सकता है। और टाटा स्टील पर भी मेरे ख्याल से कंजम्पशन डोमेस्टिक धीमा पड़ा हुआ है। एक्सपोर्ट को लेकर के चाइना में ओवर प्रोडक्शन है और डंपिंग हो रही है। यहाँ पर भी मुझे सुधार बहुत जल्द होता हुआ नजर आएगा। इस स्तर पर या उछाल पर बेचे, और अगर हम यहाँ पर बेचने की राय देते हैं तो निजी बैंक्स मेरे ख्याल से आईसीआईसीआई बैंक एक बेहतर स्तर पर आकर के रुका हुआ है, जहां पर नीचे के तरफ के दायरे काफी सीमित लग रहे हैं। ऑटोमोबाइल में टाटा मोटर्स के शेयर्स या डीवीआर में आप निवेश कर सकते हैं, या फिर हमने कुछ समय पहले सन फार्मा का जिक्र किया था, वहां पर भी ये निवेश कर सकते हैं। अगर लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं तो नुकसान की कुछ हद तक भरपाई हो सकती है। और अब शामिल करते हैं दिवाकर भटनागर जी के एसएमएस को, जो जानना चाहते हैं कि अजमेरा रियलिटी में इन्हें क्या करना चाहिए। 200 शेयर हैं इनके पास, 290 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है। अजमेरा रियलिटी में क्या करें ये? राकेश जी, अजमेरा रियलिटी आपको कैसा लगता है ये स्टॉक, इसके चार्ट स्ट्रक्चर कैसे दिख रहे हैं? लेकिन दिवाकर जी बहुत ही लंबे चौड़े नुकसान पर बैठे हुए हैं। 145 रुपए पर शेयर का नुकसान इन्हें हो रहा है अपने 200 शेयर्स में। देखिए प्रियंका, काफी पुरानी खरीद है। अगर हम देखें तो रिसेंट रैली में भी स्टॉक 192, 193 के ऊपर नहीं गया, और ये काफी पिछले समय से मेरा ऐसा मानना है कि 2010 के पहले से ये स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं। काफी लंबा निवेश है, बट चार्ट देखिए मुझे लगता है स्टॉक में एक रैली बन सकती है, एक मोमेंटम बन सकता है, रुझान पॉजिटिव है। हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली कैटेगरी में स्टॉक को डालूंगा। मैंने राय दूंगा अगर इनकी पॉकेट अलाउ करती है तो फर्दर ये किसी भी गिरावट में एवरेज करें, बट जो नई क्वांटिटी खरीदें उसमें 120 रुपीज का एक स्टॉप लॉस लगाएं। किसी भी गिरावट में अगर स्टॉक इनको 135 से 140 रुपए के बीच में मिलता है तो खरीदें। जिस तरीके से स्टॉक का ट्रेंड है, जिस तरीके से मोमेंटम बना हुआ है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में 6 से 8 महीने में ऊपर में 200 रुपए के भाव मुमकिन है। राइट, और अब जोधपुर से पारस मल जी मेरे साथ जुड़ के अपने सवाल के साथ। नमस्ते सर, बताइए कौन सा शहर है आपके पास? हेलो जी सर, मुझे आपकी आवाज आ रही है। टीवी का वॉल्यूम धीरे कर लीजिए और अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? एचपीएल इन्फो इस रेट पे खरीदना चाहिए या क्या करना चाहिए? एसपीएल इन्फो ये आप अभी होल्ड नहीं करते अपने पोर्टफोलियो में, आप खरीदारी करना चाहते हैं इसमें? आप ये खरीदना चाहते हैं, अभी आपके पास है नहीं ये आपके पोर्टफोलियो में? नहीं है मेरे पास, पर फिर भी खरीदना चाहता हूँ। अच्छा, और ऐड करना चाहते हैं? कितने शेयर हैं, क्या आप बता पाएंगे पारस जी? मेरे पास है करीब 1500 शेयर हैं, करीब एवरेजिंग होगा 36 रुपीज का। ओके, 1500 शेयर ऑलरेडी हैं और खरीदने की रुचि रखते हैं। गौरांग, आप ट्रैक करते हैं इसको, एसपीएल इन्फो, कैसी लगती है आपको ये कंपनी? क्या सलाह देना चाहेंगे पारस मल को? नहीं प्रियंका जी, हम ट्रैक नहीं करते हैं तो टिप्पणी देना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। और राकेश जी, एसपीएल इन्फो इसके चार्ट स्ट्रक्चर आपको कैसे दिखते हैं? 1500 शेयर होल्ड करते हैं पारस मल जी और ऐड करने का इरादा रख रहे हैं। क्या आपको लगता है ऐसा ये स्टॉक है जिन्हें इसे और ऐड करना चाहिए? नहीं प्रियंका, मुझको टेक्निकली स्टॉक बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। रुझान क्लियरली नेगेटिव है, क्लियरली सेल ऑन रैली वाला काउंटर है। नया निवेश तो बिल्कुल ना करें। मैंने राय दूंगा किसी भी उछाल पर स्टॉक से निकलने की कोशिश करें, और जो ये नया निवेश करना चाहते हैं मैंने राय दूंगा उस पैसे को प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में एक्सिस बैंक या आईसीआईसीआई बैंक में लगाएं, तो एक अच्छा मुनाफा देखने को इनको मिलेगा। ऑलराइट, तो हम लेते हैं इसी नोट पर एक ब्रेक, और बार बार हमारे दोनों ही एक्सपर्ट राकेश जी और गौरांग जी निजी बैंकों पर नजर डालने के लिए आपको जरूर कह रहे हैं। हाजिर होते एक छोटा सा ब्रेक लेकर आपके सवाल जवाब का सिलसिला आप जारी रखेंगे आगे। अपने डे मूविंग एवरेज से ऊपर सेंसेक्स में हम करीब 305 अंकों की मजबूती देख रहे हैं, वहीं निफ्टी भी करीब 100 अंकों की मजबूती के साथ 8320 के स्तर पर कारोबार कर रहा है।
मिड कैप का जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है, स्मॉल कैप भी जबरदस्त वॉल्यूम के साथ बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में हम करीब 450 अंकों की मजबूती फिलहाल देख रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर अगर नजर डालें तो ये फिलहाल एडवांसेस की तरफ है। ज्यादा शेयर्स हैं जो चढ़ रहे हैं, एडवांस कर रहे हैं। 977 शेयर हैं एनएसई में जो बढ़ने वाले हैं और इनके मुकाबले केवल 340 शेयर हैं जो गिर रहे हैं। तो बाजार अपने ऊपरी स्तर पर है, एक्सपायरी का हफ्ता है, निफ्टी के स्तरों पर है, सभी की नजर लेकिन आज सोमवार को एक शानदार ओपनिंग बाजार में हमें यहां पर दिख रही है। और इस शानदार ओपनिंग के साथ आपको क्या करना चाहिए अपने निवेश में? प्रदीप रतन मेरे साथ दिल्ली से अपने सवाल के साथ। प्रदीप जी नमस्ते, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास, किस भाव पर लिया था आपने? मेरे पास जी 50 शेयर हैं अपोलो टायर्स के और 195 रुपए के भाव में खरीदे हैं मैंने जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको बेचूं या अपने पास रखूं अभी। और ओके, अपोलो टायर 27 रुपए का फिलहाल आपको नुकसान हो रहा है इसमें। गौरांग, अपोलो टायर आपको कैसे दिखती है ये कंपनी? प्रदीप रतन जी समझना चाहते हैं कि क्या इन्हें बने रहना चाहिए इसमें, आपको कैसा लगता है अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो? अगर लंबी अवधि का नजरिया है प्रियंका तो हम जरूर यहाँ पर बने रहने की राय देंगे। और इस कंपनी की पूरी निर्भरता है ऑटो सेक्टर पर और वहां पर हमारा नजरिया काफी सकारात्मक है। और वही चीज ध्यान में रखते हुए हमें लग रहा है कि टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी आगे जाकर के अगर लंबी अवधि का नजरिया तो बेहतर परफॉर्मेंस आपको देखने मिलेगा। एक सकारात्मक बात यह है कि एक बड़ा इनपुट कॉस्ट होता है रबर का, वो नीचे की तरफ है। और आने वाले समय में अगर बिक्री जिस तरीके से महीने दर महीने में इजाफे दिख रहे हैं, ब्याज दरें नीचे आती हैं, तो नए ऑर्डर का टायर का मार्केट बहुत ही दुरुस्त हमें लग रहा है। दूसरी तरफ एक रिप्लेसमेंट मार्केट भी बहुत बड़ा है टायर कंपनीज के लिए। ये दोनों चीज को ध्यान में रखते हुए लंबी अवधि का नजरिया तो बने रहने की राय होगी। और कुलदीप सिंह जी के एसएमएस को शामिल करते हैं जो जानना चाहते हैं एचसीसी में इन्हें क्या करना चाहिए। इनके पास 40,000 शेयर हैं एचसीसी के, 30 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है, बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है इनको इसमें, इनकी जो खरीद का भाव रहा है और अभी स्टॉक जहां पर है शानदार मुनाफे। अच्छा, नुकसान हो रहा है इन्हें, माफ कीजिएगा, हमने पहले शायद किसी और स्टॉक को दिखा दिया था। नुकसान हो रहा है, 30 रुपए के भाव पर इन्होंने खरीदा है। फिलहाल 24 रुपए के आसपास एचसीसी का ये स्टॉक है, यानी पर शेयर 6 रुपए के नुकसान पर कुलदीप सिंह बैठे हुए हैं एचसीसी में। राकेश जी, एचसीसी के चार्ट स्ट्रक्चर कैसे है, क्या सलाह देंगे आप कुलदीप सिंह जी को, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए प्रियंका, एचसीसी का चार्ट स्ट्रक्चर क्लियरली नेगेटिव है। स्टॉक ने 27 रुपए के नीचे एक मेजर क्रैक दिखाया हुआ और कंटिन्यूस डिक्लाइन देखने को मिला है। सेल ऑन रैली वाला काउंटर है। मैंने राय दूंगा उछाल पर, किसी भी उछाल पे 27 रुपए से लेकर 29 रुपए तक के अगर भाव मिलते हैं तो निकलने की कोशिश करें। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इंडेक्स है काफी पॉजिटिव लगता है, बट एचसीसी का स्ट्रक्चर क्लियरली नेगेटिव है। अगर इसी स्पेस में रहना है तो मेरा ऐसा मानना है यहां से स्विच करना चाहिए एलएनटी के अंदर। अशोक कुमार जी से मैं बात करूंगी, दिल्ली से हैं हमारे साथ। नमस्ते अशोक जी, बताइए किस शेयर के बारे में आप सवाल पूछना चाहते हैं? नमस्ते मैडम, मेरे पास हैवेल्स के 1100 शेयर हैं। हाँ हाँ, और 280 रुपए मैंने लिए हुए हैं और आगे और प्लस करना चाहता हूँ। ओके, मैं चाहता हूँ इसमें मेरे को थोड़ी राय मिले कि मैं आगे प्लस करूँ, अच्छा स्कोप रहेगा, क्योंकि 13 तारीख की इनकी एजीएम भी है, तो मीटिंग भी है। तो बिल्कुल आप ट्रैक कर रहे हैं पूरी तरह से हैवेल्स को, ये सुनकर अच्छा लगा। 5 रुपए 60 पैसे के मुनाफे पर फिलहाल अशोक जी बैठे हुए हैं। गौरांग, अच्छा लगता है जब इस तरह से कॉलर्स बताते हैं वो किस तरह से कंपनी को ट्रैक कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे हैवेल्स के लिए? प्रियंका, हम भी यही कवायद करते हैं कि थोड़ा अभ्यास करना चाहिए, मालूमात रखनी चाहिए। पूंजी आपकी है, आपको ध्यान रखनी चाहिए। आपके पूंजी भी आप निवेश करते हैं, निवेश करने से पहले कंपनी के बारे में पूछताछ करें, जांच पड़ताल करें और खुद थोड़ी बहुत मालूमात रखें। पहले तो डिस्क्लोजर है कि हमारी कवरेज पॉजिटिव है। ये एवरेज करना चाहते हैं। इनकी पहला निवेश 280 के आसपास, मौजूदा स्तर करीबन 285 के आसपास। एजीएम आ रहा, अब एजीएम में क्या घोषणाएं होती है उस पर तो मेरे ख्याल से किसी भी तरह से हम तक लगा नहीं सकते हैं। ये तो निर्भर करेगा मैनेजमेंट जब एजीएम होल्ड करती है और जो भी निकल करके आता है। लेकिन अगर ये एवरेज करने की एक मन बना रहे हैं तो मेरी राय में नीचे के तरफ एवरेज करें, यानी कि इनकी जो खरीद का भाव है 280, उसके नीचे के तरफ आप एवरेज करें। अगर आप ऊपर के तरफ करते हैं तो आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, ये एक नकारात्मक परिस्थिति है। एज अ डिस्क्लोजर करीबन 300-310 तक के
लक्ष्य हमने 1 साल के नजरिए से तय किए हैं और एक कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी है ये, इलेक्ट्रिकल पेरिफेरल्स से जुड़ी हुई है और जिस प्रकार से ऑर्डर्स मिलते एक दुरुस्त टॉप लाइन और बॉटम लाइन आने की संभावना है, लेकिन एवरेज करे तो नीचे की तरफ करे ताकि आपकी कॉस्ट ऑफ एवरेज नीचे आ जाए। और अब सैफुल्लाह खान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कर्नाटका से, जानते हैं क्या पूछना चाहते हैं। खान साहब नमस्ते, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास सर? नमस्ते मैडम, मेरे पास सानटेक ऑटो 200 शेयर है। हाँ हाँ, 177 पर मैं लिया था, या होल्ड करूं या सेल करूं मैडम? ओके, 35.90 के नुकसान पर बैठे हुए हैं। गौरांग जी, एमटेक ऑटो आपको कैसी दिखती है? सैफुल्लाह जी के लिए क्या सलाह देंगे आप? देखिए, ये भी मेरे ख्याल से ऑटो एंसिलरी से किसी न किसी तरह जुड़ी हुई है और अभी हम जब अपोलो टायर्स के लिए बात कर रहे थे प्रियंका जी, तो अगर नजरिया लंबी अवधि का है तो आप बने रह सकते हैं। अगर निवेश लायक पूंजी है आपके पास और अगर आप और जोड़ना चाहते हैं तो पूरी क्वांटिटी एवरेज न करें, आधी या उससे कम क्वांटिटी एवरेज करें ताकि आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट नीचे आ जाए। समय थोड़ा देना पड़ेगा क्योंकि इस ऑटो एंसिलरी कंपनी को जिस क्षेत्र से जुड़ी हुई है और जिस प्रकार से कंपोनेंट्स वगैरह कुछ बनाती है, OEMs वगैरह बनाती है, उसको रिकवर होने के लिए थोड़ा समय लग सकता है। इसी के साथ धन्यवाद गौरांग, आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया है। आज के लिए कोई डिस्क्लोजर सर? वैसे आपने पूरे शो में बहुत सारे डिस्क्लोजर दिए, लेकिन आखिर में एक कंपोजिट डिस्क्लोजर आपसे चाहूंगी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका। डिस्क्लोजर देना अब हमारा फर्ज बन गया है, पहले भी हम देते थे जब कानून नहीं बना था। मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, लेकिन यही राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। थैंक यू सो मच सर, आज हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। सौदा आपका में वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लेंगे शेयरों पर फटाफट सलाह। राकेश बंसल जी मेरे साथ है स्टॉक्स फटाफट के लिए। वक्त हो गया स्टॉक्स फटाफट का और फटाफट शुरू करते हैं आपके सवालों का सिलसिला। मेरे साथ राकेश बंसल बने हुए हैं आपके सभी सवालों का फटाफट जवाब देने के लिए। पार्शल जी का पहला सवाल अहमदाबाद से है, नैटको फार्मा के बारे में समझना चाहते हैं। 10 शेयर है इनके पास, 2450 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है। राकेश जी, नैटको फार्मा प्रियंका होल्ड करनी चाहिए पोजीशन। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में 2500 से लेकर 2600 के भाव देखने को मिल जाएंगे। 2600 के अराउंड मुनाफा वसूली करनी चाहिए। जगन्नाथ जी कोलकाता से पूछ रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्या करें? 100 शेयर 250 रुपए में खरीदा था इन्होंने। प्रियंका, क्लियरली पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। मौजूदा स्तरों पर अगर निवेश लायक पूंजी है तो फर्दर बाइंग भी इन स्तरों पर की जा सकती है। सुनील जी के पास है यूबी होल्डिंग के 1000 शेयर और इन्होंने जब खरीदा था तब ये शेयर था 26 रुपए पर। प्रियंका, काफी खराब टेक्निकल स्ट्रक्चर है, किसी भी उछाल पर स्टॉक से निकलने की राय होगी। चंदन सेतिया जी जानना चाहते हैं HCL इंफोसिस्टम में क्या करें? 200 शेयर 24 रुपए में इन्होंने खरीदा है सर। प्रियंका, टेक्निकल स्ट्रक्चर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, किसी भी उछाल पे मेरा ऐसा मानना है स्टॉक से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। संतोष पंत जी ने अमरावती से हमसे सवाल पूछा है श्री रेणुका शुगर्स पर 200 शेयर 16 रुपए 10 पैसे में खरीदा है। प्रियंका, काफी नेगेटिव स्ट्रक्चर है, काफी नेगेटिव स्पेस है, मेरा ऐसा मानना है किसी भी उछाल पे स्टॉक से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। महेश शर्मा जी के पास है गीतांजलि जेम्स के 160 शेयर 73 रुपए के भाव पर इन्होंने खरीदा था। राकेश जी से लगता है हमारा संपर्क अभी टूट गया है, मेरी आवाज वो सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम आपको बाजारों का बेच के इससे निकलने की कोशिश करनी चाहिए। राकेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप ये गीतांजलि जेम्स पर सलाह दे रहे थे सर?
नहीं, आवाज नहीं पहुंच रही है उन तक मेरी। हम बाजार पर एक नजर डालेंगे। यहां पर आज सोमवार को बहुत ही अच्छी ओपनिंग हमने देखी है। सेंसेक्स जहां 271 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है, तो निफ्टी 8,314 के स्तर पर एक ऊपरी स्तर को छू रही है। 91 अंकों की बढ़त हमें निफ्टी में देखने को मिल रही है। मिड कैप भी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। 12,935 के स्तर पर मिड कैप 88 पॉइंट्स की बढ़त यहां पर है। लेकिन आज जो बाजारों को सपोर्ट मिल रहा है उसमें बैंक निफ्टी मेजर कंट्रीब्यूट कर रहा है। बैंक निफ्टी में हमने सुबह से ही देखा इनकी ओपनिंग ही ऊपरी स्तरों पर हुई और अभी 423 अंकों की बढ़त के साथ बैंक निफ्टी में कारोबार चल रहा है। 18,303 के लेवल पर बैंक निफ्टी नजर आ रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर एक नजर डालेंगे तो ये रेशियो फिलहाल एडवांसेस की तरफ है। 973 शेयर हैं जो बढ़ रहे हैं, तो गिरने वाले केवल 350 शेयर हैं। तेजी कहां से आ रही है आज निफ्टी में? जैसा कि मैंने अभी बताया, बैंक निफ्टी जबरदस्त तेजी के साथ है और यही तेजी ट्रांसलेट हो रही है निफ्टी के भी गेनर्स में। येस बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक बैंक, ये सभी तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं आज। और मेरे साथ अब जुड़ गए हैं राकेश जी, इनसे हमारा संपर्क टूट गया था। राकेश जी, आरके दुबे जी का सवाल आपके सामने रखूंगी। कानपुर के हैं दुबे साहब, यूनिटेक पर जानना चाहते हैं आपकी राय। 250 शेयर 22 रुपए में इन्होंने खरीदा है। प्रियंका, काफी खराब टेक्निकल स्ट्रक्चर है, किसी भी उछाल पे स्टॉक से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। और स्टॉक्स फटाफट में अगला स्टॉक आर्चीज का, आशुतोष जी के पास है। आर्चीज के 3500 शेयर 26 रुपए में खरीदा था। प्रियंका, काफी खराब टेक्निकल स्ट्रक्चर है, बट पॉजिटिव चीज ये है कि किसी भी पुलबैक रैली में स्टॉक 25-26 तक जाने की कोशिश कर सकता है। किसी भी उछाल में अपने खरीद के आसपास के भाव मिले तो निकलने की कोशिश करें। प्रभात गुड़गांव से पूछ रहे ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड के बारे में। 700 शेयर और 37 रुपए के भाव पर खरीदा है। प्रियंका, मेरा ऐसा मानना है इस स्टॉक को भी बेचना चाहिए, बट किसी भी पुलबैक रैली में ये स्टॉक भी 37 रुपए तक जाने का पोटेंशियल रखता है। अगर किसी भी पुलबैक में 35 से 37 के भाव मिलते हैं तो निकलने की कोशिश करें। शरद जी के पास है रोल्टा के 50 शेयर 173 रुपए में इन्होंने खरीदा था। आगे क्या करना चाहिए इन्हें सर? प्रियंका, काफी खराब टेक्निकल स्ट्रक्चर है। जो एक बड़ी रैली बनी थी, चार्ट देख के वो लगता है रैली खत्म है। किसी भी उछाल पे स्टॉक से निकलने की कोशिश करें। पुणे के समेत IFCI पर आपकी राय चाहते हैं। 170 शेयर 95 रुपए में खरीदा था। प्रियंका, काफी महंगी खरीद है। स्टॉक का स्ट्रक्चर प्रॉमिसिंग नहीं लगता है। कोई बड़ी रैली भी टेक्निकली मुझे नहीं लगती है। मेरा ऐसा मानना है किसी भी उछाल पे स्टॉक से निकलें। सुवेक्स के बारे में जानना चाहते हैं धीरेन्द्र। 3300 शेयर 15 रुपए 80 पैसे में खरीदा है। प्रियंका, हालांकि नीचे से एक रैली बन रही है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर खराब है। किसी भी उछाल पे स्टॉक से निकलें। रमेश झा के पास है लैंको इंफ्रा के 10,000 शेयर 11 रुपए पर खरीदा था इन्होंने। प्रियंका, काफी खराब टेक्निकल स्ट्रक्चर है। किसी भी उछाल पे स्टॉक से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। राकेश जी, इसी के साथ आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। कई सारे स्टॉक्स पर चर्चा हुई है सर, आज के लिए कोई डिस्क्लोजर? प्रियंका, जिन भी स्टॉक्स में बात करी है, किसी में कोई निजी निवेश नहीं है, बट सेम राय हमने अपने क्लाइंट्स को भी दी हुई है। धन्यवाद राकेश जी सौदा आपका के साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ मुझे भी यही इजाजत दीजिए। नमस्कार। ब्रेक के बाद हम हाजिर रहेंगे कमोडिटी बाजार की सारी हलचल के साथ कमोडिटी राउंड अप में।